कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। जैसे ये बुक है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम बोलते हैं प्रीफेस, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हमें कौन देता है? प्रीएम्बल। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा क्या लिखे होते हैं? लॉज होंगे हमारे पास, तो उनके यूजेस क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन लॉज का नेचर कैसा है, उसे हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उन लॉज से, ये सब इन क्रक्स में कौन बताएगा हमें? प्रीएम्बल, दैट इज इंट्रोडक्शन देगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव है, पैरा एम्बुलस, जिसका क्या मतलब होता है? टू गो बिफोर। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? जैसे कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट या कोई मशीन है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या दिया जाता है? एक मैनुअल, जो हमें उसके यूजेस के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है, उसके पर्पस के बारे में बताता है। वैसे ही प्रीएम्बल है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज होंगे, जो भी लेजिस्लेचर होगा, उनका पर्पस बताएगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, उनका नेचर क्या है ये बताएगा, वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यूजेस भी उनके बताएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीएम्बल हुआ, इसका इंट्रो लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है, हु ड्राफ्टेड प्रीएम्बल? प्रीएम्बल को किसने ड्राफ्ट किया? तो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, पॉलिटी की सीरीज़ में, आप वहाँ लेक्चर 1 में चेक कर लेना, डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ हम डायरेक्ट डेट देख रहे हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या पास किया था? हमने वहाँ किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो हो गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये किसने पास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जो आगे जाकर हमारा क्या बना? प्रीएम्बल बना। ठीक है, तो बेसिकली प्रीएम्बल पास हुआ 13 दिसंबर 1946 में। देन ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947, इस डेट को क्या हुआ? प्रीएम्बल को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, प्रीएम्बल अडॉप्ट हो गया 22 ऑफ जनवरी 1947 में। अब आप देख सकते हो प्रीएम्बल, राइट हैंड साइड पे टॉप पर देख सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है। प्रीएम्बल में बेसिकली क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारे प्रीएम्बल की। ये हमें क्या बताता है? अगर आपको कोई बोले प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब बताओ, तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सोर्स है, ठीक है, उसका जो सोर्स है वो कौन है? वी है। वी मतलब वी पीपल, हम लोग हैं। कैसे हम लोग हैं? अभी हम देखते हैं कि हम लोग कैसे हैं उसका सोर्स। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है? सोर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस सोर्स के लिए? क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया ने, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हम क्या, उन्होंने क्या बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। लोगों ने मिलकर क्या बनाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक एक्सपर्ट ऑफ ग्रुप होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जो कि हम लोगों से ही बनेगी। तो सोर्स कौन हुए? हम लोग ही हुए। अब हम देखेंगे प्रीएम्बल हमें बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता है, दैट इज़ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, अभी हम देखेंगे नेचर से क्या मतलब है। एंड सेकंड इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रियम्बल हमें दो चीज़ें बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है हमारे पास, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है हमारे पास, हम वन बाय वन वो देखेंगे। नेचर से क्या मतलब है? इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम स्टडी कर लेंगे। सोवर्जन, सोशलिस्ट, पहले हम वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सोवर्जन, इंडिया एक सोवर्जन है, कंट्री है। ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, तो ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं, इनका हम मीनिंग देखेंगे आगे वन बाय वन। अब ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? जस्टिस, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये हमारे एम्स है, हमें ये करना है, जस्टिस लानी है, लिबर्टी देनी है,
इक्वालिटी देनी है और फर्टर्निटी मेंटेन करनी है, एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है हमें। तो ये कुछ वर्ड्स हैं नेचर में और ऑब्जेक्टिव्स में जिन्हें हम वन बाय वन अब क्या करेंगे, डिस्कस। अब ये जो सवर्जन और सेक्युलर और इंटीग्रिटी है, ये जो तीन वर्ड्स है ना, सवर्जन, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन्हें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया है। ठीक है, इससे पहले ये नहीं थे, इसमें ये ऐड किया गया है, ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, सोशल, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी आगे भी आएगा। अब ये जो प्रियम्बल है, इसका हम पहले क्या स्टडी करेंगे। प्रियम्बल हमें क्या बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बता रहा है। अभी हमने किया नेचर में जो जो वर्ड्स किए अभी हमने कुछ, अब उन वर्ड्स की क्विकली हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, बाय सोवर्जन का क्या मतलब है। इंडिया अगर एक सोवर्जन कंट्री बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं ऑपरेट करती है। ठीक है, इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, जो इंडिया को करना है वो खुद करेगा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑपरेटिंग ऑन इंडिया, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंडिया के किसी भी मुद्दे में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसका मतलब है सोवर्जन। ठीक है, एंड देन वी सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट हेयर। अब सोशलिस्ट का क्या मतलब है, कि वर्ड कब ऐड किया गया था, इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऐड किया गया था ये। अब सोशलिस्ट से हमारा क्या मतलब है, कि स्टेट के वेलफेयर के बारे में सोचना। ठीक है, पूरे स्टेट के वेलफेयर के बारे में सोचना, जिसमें पब्लिक भी होंगी और प्राइवेट चीज़ें भी होंगी, हमारे पास पब्लिक इंटरप्राइजेज भी होंगी और प्राइवेट भी होंगे, दोनों को बैलेंस करना है हमें, पब्लिक को भी बैलेंस करना है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज को भी बैलेंस करना है, ताकि हम क्या कर पाए, एंड कर पाए पॉवर्टी को। ऐसा नहीं हो कि पब्लिक को ही सब कुछ दे दिया जाए, और ऐसा ना हो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज को ही ज़्यादा पावर दे दी जाए। बैलेंस करना है पब्लिक और प्राइवेट में, टू एंड पॉवर्टी एंड टू एंड इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी ना हो, दोनों को इक्वल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है हमारे पास नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज सेक्युलर। अब सेक्युलर से हमारा क्या मतलब है, ये वर्ड भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तीन वर्ड ऐड किए गए हैं इसमें, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब सेक्युलर से क्या मतलब है, कि जो स्टेट है, इंडिया जो है उसमें जो स्टेट्स हैं उनका कोई भी रिलीजन नहीं है, बट पीपल ऑफ इंडिया वो फ्री हैं, कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में वो जा सकते हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम सब जानते हैं। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिक मीन्स रूल। तो यहाँ किसका रूल चलेगा, रूल बाय पीपल। ठीक है, अब रूल पीपल डायरेक्ट तो नहीं चलाते हैं, हम लोग डायरेक्ट रूल तो नहीं चलाते हैं, हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है उसे बनाते हैं कौन, बाय द विल ऑफ पीपल, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इंडिया में हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पर पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो हम भी तो इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी विल भी तो इसमें इन्वॉल्व है, जब इलेक्शन किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव हम ही चुनते हैं, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब लास्ट इसमें वर्ड कौन सा हमने किया था, रिपब्लिक। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक से क्या मतलब है हमारा, रिपब्लिक से हमारा क्या मतलब है, पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं। ठीक है, जबकि मोनार्ची में क्या होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, वहाँ किंग होते हैं और क्वीन होती है, राजा का बेटा ही आगे राजा बनता है। ठीक है, और रानी की बेटी आगे रानी बनती है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होता है, रिपब्लिक में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर आगे गवर्नमेंट चलाते हैं। यहाँ रिपब्लिक में नो रूम फॉर हेरिडेटरी रूलर्स, और मोनार्ची के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब मोनार्ची का अपोजिट है रिपब्लिक। हमारे यहाँ रिपब्लिक रूल है, मोनार्ची ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इंडिया में जो रियल हेड है दैट इज़ पीएम, और नॉमिनल हेड है दैट इज़ प्रेसिडेंट, ये दोनों ही इलेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के राजा के या किसी के बेटे होते हैं तो इन्हें बना देते हैं, इन्हें पीएम और इसे प्रेसिडेंट बना देंगे, ये इलेक्टेड है। ठीक है,
इनको चुना जाता है, पीएम को और प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, मोनार्ची नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं, नेचर खत्म हो गया हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है प्रियम्बल, उसमें हमने वर्ड स्टडी कर ली है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्या एम है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे हमारा एम या हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? जस्टिस दिलाना, किस टर्म में जस्टिस देना, किस टर्म में लोगों को न्याय देना, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। सोशल मतलब SC ST में कोई भेदभाव ना किया जाए, इकोनॉमिक मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले उन्हें जॉब की, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। देन लिबर्टी, लिबर्टी क्या है? आपको फ्रीडम है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीव्स के बारे में बोलने की, अपने आप को फुली एक्सप्रेस करने की, हर पर्सन को इंडिया में क्या है? लिबर्टी है, ठीक है। देन वी हैव इक्वालिटी, अब इक्वालिटी दी जाएगी कि हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो किसी भी चीज़ की, जैसे किसकी चीज़ की? स्टेटस को गेन करने की, आप पढ़ो, अच्छी जॉब लो, ये सबके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रैब कौन करेगा वो आप पे डिपेंड है। देन नेक्स्ट इज फर्टर्निटी, फर्टर्निटी इज ब्रदरहुड, ठीक है। ब्रदरहुड मेंटेन करना, अलग अलग धर्मों की रिस्पेक्ट करना, अलग अलग की कास्ट क्रीड की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए साथ में रहना, दैट इज़ ब्रदरहुड, भाईचारा यहाँ बना रहे, ये बताते हैं फ्रेटर्निटी में, ठीक है। तो फर्टिनिटी भी हमारे पास क्लियर हुआ। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? अब आप लोग बताओ, मैंने बुक बताई स्टार्टिंग में आपको, उसमें प्रीफेस था, इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या वो बुक का पार्ट होता है? और एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज कैन इट बी अमेंडेड, क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाई जा सकती हैं। तो आर्टिकल 368, इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा इसके बारे में। आर्टिकल 368 क्या बोलता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 में टू अमेंड, आर्टिकल्स हम अभी आगे करेंगे, ठीक है, अभी हम तो प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आर्टिकल 368 बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड हो सकता है और वो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 368 के अंदर। इसके अंडर जो है दो केसेस चले थे, ठीक है। फर्स्ट केस इज रीबर्बरियन यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, मतलब इन दोनों केस में डिसाइड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, प्रियम्बल को कर सकते हैं, क्या प्रियम्बल पार्ट है। तो ऐसे ही दो केसेस चले थे, केशव नंदा भारती वर्सेस, सेकेंड केस इज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये दो केसेस चले थे इसके अंडर, जिनके अंडर क्या क्या डिसाइड हुआ था, मेजर पॉइंट्स वो हम बताएंगे। तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट केस में क्या बोला गया? प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो प्रियम्बल को तो अमेंड नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, तो अब प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका मतलब प्रियम्बल को आप अमेंड नहीं कर सकते केस 1 में, ठीक है। जो पहला केस चला वहाँ पे ये हमारे पास सुनवाई हुई और ये कंक्लूजन निकला कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए आप उसे अमेंड नहीं कर सकते। पर जो सेकंड केस था केशव नंदा भारती केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलतियां नोटिस की कि प्रियम्बल भी तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे अडॉप्ट किया गया है, जिन वेज से, जिन सोर्सेज से अडॉप्ट किया गया, प्रियम्बल भी वैसे ही अडॉप्ट किया गया था। तो उन्होंने क्या बोला? प्रियम्बल भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसका मतलब प्रियम्बल को भी हम क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, केस सेकेंड में। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लेते हैं जो कब हुई थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, क्योंकि मैंने इसको पीछे आपको कितने बार बोल दिया कि 3 वर्ड इसी अमेंडमेंट के अंडर ऐड हुए हैं। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976
ये हमेशा याद रखना। इसी अमेंडमेंट के तहत 3 वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल में हमारे ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड आज तक एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। वो कब हुई है? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसमें ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे इन द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसीलिए इस 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को और क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट सिर्फ एक बार हुई है और वो इसी के तहत हुई है। इसीलिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।